नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण भाग में हम बीएचयू प्रीवियस ईयर बीए सोशल साइंस में पूछे जा चुके पॉलिटी और नेशनल मोमेंट से जुड़े उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिनकी आने वाली सभी परीक्षाओं में संभावना है। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष कौन था जिसने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए है काका कालेलकर, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है BP मंडल और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। दोस्तों, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसने ओबीसी के लिए यानी कि पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात की थी। दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष BP मंडल जी थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी होगा। दोस्तों, अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की हिस्ट्री की बात की जाए तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश पत्र से हुआ था। इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। दोस्तों, बार बार पीसीएस एग्जाम्स में यह पूछा जाता रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा काका कालेलकर। इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपना रिपोर्ट सौंपा था। इस रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नहीं स्वीकार किया गया था। अगर दोस्तों बात करें सेकंड पिछड़ा आयोग की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 को हुई थी। इसे ही मंडल कमीशन कहा गया क्योंकि इसके अध्यक्ष BP मंडल जी थे। इस कमीशन ने दिसंबर 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपा और इसी कमीशन ने 27% आरक्षण की बात ओबीसी के लिए की थी। इसने कहा था कि ओबीसी को सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के संस्थानों में भी। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति अब तक कौन हुई हैं? ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। दोस्तों, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति अगर अब तक पूछा जाए तो एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ही हुई हैं। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही उत्तर इंदिरा गांधी होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए है डेविस, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है प्लेटो और ऑप्शन डी है स्पेंसर। दोस्तों, रिपब्लिक जो है प्लेटो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और प्लेटो का रिपब्लिक के अलावा भी अन्य कई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि द लॉज भी प्लेटो की पुस्तक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी होगा। अगर दोस्तों अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन और द पॉलिटिक्स, और स्पेंसर की बात की जाए तो मैन वर्सेस स्टेट इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है नरेंद्र देव। दोस्तों, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम गांधी जी ने 1908 ईस्वी में किया था। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद करते समय शीर्षक देने के रूप में किया था। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर सी होगा। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1602 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1600 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1664 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1596 ईस्वी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय यूके के लंदन में था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, सूदी आंदोलन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, सूदी आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर बी होगा। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सूदी आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाना था जो किसी भय या दबाव के कारण
हिंदू धर्म छोड़ चुके थे। इसके अलावा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में सन 1875 ईस्वी में की थी। बाद में इसका मुख्यालय बंबई से लाहौर कर दिया गया। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया गया था। दोस्तों दयानंद सरस्वती वेदों को बहुत ही पवित्र मानते थे। इसके कारण उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न, अफीम युद्ध किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चीन। दोस्तों अफीम युद्ध जून 1840 में ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर डी होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ब्रिटेन ऑप्शन के रूप में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? ऑप्शन ए है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। दोस्तों भारत रत्न से नवाजी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी, जो 1972 में भारत रत्न पाई थी। दोस्तों इसके अलावा मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा आसफ अली को 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। MS सुब्बा को 1998 में और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगर भारत रत्न के इतिहास की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में भारत रत्न सर्वप्रथम सी राजगोपालचारी को मिला था और इसी वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा केवल एक ऐतिहासिक भवन है जो नंगी आंखों से चांद से भी देखा जा सकता है? ऑप्शन ए है पीसा की झुकी हुई मीनार, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क स्थित स्वतंत्रता की मूर्ति, ऑप्शन सी है मिस्र के पिरामिड और ऑप्शन डी है चीन की दीवार। दोस्तों विश्व का एकमात्र ऐतिहासिक भवन है जो नंगी आंखों से चांद से भी देखा जा सकता है, वह है चीन की दीवार। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, ऑप्शन बी है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन सी है मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ऑप्शन डी है पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। दोस्तों ऑप्शन पढ़ने से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं थी, बल्कि एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर सरोजिनी नायडू हो जाएगा 1925 में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, क्योंकि वित्त आयोग के गठन के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 कहता है। और पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, ऑप्शन सी है राज्य विधान परिषदें और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों ये प्रश्न उस समय का है जब जम्मू एवं कश्मीर विभाजित नहीं था और वहां पे आर्टिकल 35 से और 370 चलता था। तो दोस्तों यहाँ राज्यसभा भी ऐसा सदन है जिसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया गया है। ऑप्शन बी भी ऐसा जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल था जिसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी और ऑप्शन सी भी राज्य विधान परिषदों में किसी भी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अपनी प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा का सदस्य था? ऑप्शन ए है HD देवगौड़ा, ऑप्शन बी है IK गुजराल, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें चंद्रशेखर ही एक ऐसे मात्र प्रधानमंत्री थे जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। दोस्तों ये बलिया से संबंध रखते थे, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर सी होगा। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, IK गुजराल और देवगौड़ा अपने प्रधानमंत्रित्व काल में राज्यसभा के सदस्य थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है गुलजारीलाल नंदा और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो जब आजाद भारत में जो पहला चुनाव 1952 में हुआ था, उस समय से 1964 तक जो है वे प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद दोस्तों जब उनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1964 को, तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने और 11 जनवरी 1966 को जब ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इंदिरा गांधी जो है पद संभाली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू 1952 से लेकर 1964 तक रहे। लगभग अगर देखा जाए तो 1952 से लेकर 1957 एक कार्यकाल हुआ और 1957 से लेकर 1962 दो कार्यकाल, और तीसरा कार्यकाल में जब वो थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर बात इंदिरा गांधी की जाए दोस्तों, तो इंदिरा गांधी जो है 1967 से 71 तक प्रधानमंत्री रही, फिर से 71 से 75 तक, और 1980 से लेकर 1984 तक वह प्रधानमंत्री थी। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी भी 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रही हैं। और ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गुलजारीलाल नंदा। तो दोस्तों जब जवाहरलाल नेहरू की पहली 1964 में 27 मई को मृत्यु हुई, तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा ने काम किया, और फिर से जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा ने काम किया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी गुलजारीलाल नंदा भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों ये भी जो है 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, और दूसरी बार वे प्रधानमंत्री 1998 से लेकर 1999 तक रहे 13 महीनों तक, और तीसरी बार प्रधानमंत्री का जो उनका कार्यकाल है 1999 से लेकर 2004 तक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी चारों जो नाम दिए गए हैं वे 2-2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र आर्टिकल 56 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बी होगा। दोस्तों आर्टिकल 56 जो है वह राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बात करता है, यानी कि वो अपने पद पे जो है शपथ ग्रहण करने के बाद से, यानी कि पद ग्रहण करने के बाद से कब तक रहेंगे इसके बारे में बताता है। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 20। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर बी होगा। अगर दोस्तों बात की जाए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों को ही जोड़ने की बात कही थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जब भारतीय संविधान में आर्टिकल 51 क भाग 4 क जोड़ा गया तो केवल 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वें मूल कर्तव्य को दोस्तों 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि दोस्तों इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आपको काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पे, जिस पे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर मैं लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, आपके लिए वीडियो जरूर लाया जाएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। तो दीजिए दोस्तों इस एपिसोड से इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।